अब नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर से विभिन्न अंग जैसे कि वृषण, वृषण ग्रंथियां, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियों के समूह को नर पुरुषत्व बनाते हैं। इन सबके सहायता से एक पुरुषत्व का निर्माण होता है, जो नर जननतंत्र कहलाते हैं। इसके जो मुख्य अंग होते हैं, पहला होता है वृषण, जो कि एक थैली नुमा संरचना के अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। उसके बाद सहायक अंग होते हैं वृषण कोश, अधिवृषण, प्रोस्टेट ग्रंथियां, कॉपर्स ग्रंथियां। अगर हम परिभाषा देखें नर जनन तंत्र की, तो हम कह सकते हैं कि नर में विभिन्न अंग जैसे कि वृषण, सहायक द्वितीयक अंग, ये सारे के सारे ग्रंथियों के समूह को मिलाकर हम नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र के कुछ भाग होते हैं जो मैंने इस स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करी है। मुख्य अंग, सहायक अंग और सहायक ग्रंथियां। अंग अलग होते हैं, ग्रंथियां अलग होती हैं। अंग वो होते हैं जो किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिसके अंदर, और ग्रंथियां वो होती हैं जिसके अंदर जूसेस सिक्रीट होते हैं, जूसेस का निर्माण होता है और वो उसको सहायता प्रदान करते हैं। मुख्य अंग है हमारा वृषण, शुक्रवाहक नलिकाएं, जिसके द्वारा जो है शुक्राणु ट्रैवल करते हैं, चलते हैं एक जगह, वृषण से जो है आगे जाते हैं। रसखलन नलिका, वृषण कोश और शक, और दूसरा हमारा शुक्राशय। इसी तरह से सहायक अंग होते हैं अधिवृषण, कॉपर ग्रंथियां, कॉपर ग्रंथियों को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। और सहायक ग्रंथि हमारी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये पेयर में पाई जाती है, मतलब जोड़ी में पाई जाती हैं। और जो हमारी एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये सिंगल पाई जाती है, एक पाई जाती है, जोड़ी में नहीं पाई जाती है। अभी आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। से वृषण एक जोड़ी पाया जाता है जो कि अंडाकार संरचना का बना होता है। ओवल उसका स्ट्रक्चर होता है। उसके ऊपर आधे भाग में जो है अधिवृषण पाया जाता है। आधे भाग में अधिवृषण पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुच्छे से होते हैं उसके ऊपर। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है अधिवृषण का। अब वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, और शुक्राणु यहाँ से बनने के बाद, यहाँ तो शुक्राणु का निर्माण रेगुलर चलता रहता है, लेकिन जब शुक्राणु बनते हैं तो वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए चले जाते हैं हमारे अधिवृषण के पास। अधिवृषण में इनका स्टोरेज भी होता है और इनका मैच्योरेशन भी होता है, मतलब ये यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं और ये यहाँ पे परि होते हैं। और जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, संभोग होता है, तब जाके ये यहाँ से निकलकर और शुक्र नलिका, वाहक नलिका के द्वारा होके शिश्न के द्वारा जो है बाहर निकलते हैं। ओके, अब यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हो गया। शुक्राणु का निर्माण होने के बाद ये वृषण, अधिवृषण के अंदर टेम्परेरी स्टोर हो गए। उसके बाद ये जाते हैं शुक्रवाहक नलिका के द्वारा शुक्राशय के अंदर इकट्ठे होते हैं, और वहां से एक व्हाइट कलर का पदार्थ, एक व्हाइट कलर का लिक्विड लेते हुए और शिश्न के द्वारा जो है बाहर निकलते हैं जब संभोग होता है। उसके बाद यहाँ तो आपका स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपका स्पर्म बन रहा है, शुक्राणु बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद शुक्राणु बनने के बाद शुक्राणुओं को एक लिक्विड पदार्थ चाहिए होता है जो उसको प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि उसको देते हैं। जो वृषण होते हैं वो एक जोड़ी पाए जाते हैं। अधिवृषण भी एक जोड़ी पाए जाते हैं जो वृषण के ऊपर होते हैं। उसके बाद शुक्रवाहक नलिका होती है, वो भी एक जोड़ी होती है। उसके बाद शुक्राशय होता है, वो भी एक जोड़ी होता है। लेकिन बाद में जब वो आगे जाता है तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। इसे हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं।
यहाँ पे आने के बाद ये व्हाइट कलर का एक लिक्विड बन जाता है, जो जब संभोग होता है तो आपके शिश्न के द्वारा जो है बाहर निकलता है। और अगर हम ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था, आंतरिक संरचना थी, ये हमारा बाहर का स्ट्रक्चर है। इसे अगर हम देखें तो मेन आपका होता है जो संभोग में काम करता है वो होता है आपका लिंग, जो कि शिश्न कहलाता है। और अंदर आपकी ये देख सकते हैं आप टेस्टिस पाई जा रही हैं। टेस्टिस के बाद आपकी एपिडिडाइमिस है जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। उसके बाद वो ट्रैवल करता हुआ, अच्छा देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नर जनन तंत्र होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही एग्ज़िट होता है। आपका मूत्राशय के लिए भी एक ही एग्ज़िट है और आपका जो स्पर्म है, आपका जो सीमेन निकल रहा है, जो आपका वीर्य निकल रहा है, उसके लिए भी एक ही एग्ज़िट होती है। लेकिन मादा के अंदर ऐसा नहीं होता है। मादा के अंदर मूत्राशय की नलिका अलग पाई जाती है, छिद्र अलग पाया जाता है और जिस समय संभोग होता है तो उसका छिद्र भी अलग होता है। और उसी छिद्र से जो है जब एक बच्चा बनता है और उसके बाद जब उसकी पार्चुरेशन होता है, उसका डिलीवरी होती है, तो वो दूसरे छिद्र से डिलीवरी होती है। अब अधिवृषण के बाद आपका ये ट्रैवल करता हुआ जाता है और एक यू टर्न लेता है। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, आपका जो मूत्राशय होता है, उससे एक यू टर्न लेता है और फिर आके खुलता है आपका मूत्र नलिका के अंदर। तो हमने आज ये पढ़ा कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे वृषण कोश और स्क्रोटम कहते हैं। तो एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो सारा का सारा फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। लेकिन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो आपका स्टमक या आपके उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो उसके लिए मेल को अपनी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं सकते। तो जो पूरी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उससे 2 से ढाई डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। क्योंकि जो स्पर्म होता है, वो कम टेम्परेचर में जो है अपना निर्माण करते हैं। इसी वजह से जो उदर गुहा के बाहर जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। जब लिंग का निर्माण होता है, नर या मादा जो भी लिंग बनता है, तो जब नर लिंग बनता है, तो उसमें 5 से 6 महीने तक जो आपका टेस्टिस होती है, ये उदर गुहा के अंदर ही होती हैं। ये उदर गुहा के अंदर होती हैं, बाहर नहीं आती। लेकिन जब 7वाँ महीना लगता है प्रेगनेंसी का, तब ये उदर गुहा से नीचे की तरफ खिसक के बाहर आ जाती हैं और स्क्रोटम के अंदर जाके स्थित हो जाती हैं। जिस नलिका से ये बाहर आती हैं स्क्रोटम के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं इंग्युलर कैनाल। उसे हम लोग इंग्युनल कैनाल कहते हैं, जो कि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वृषण की संरचना, आंतरिक संरचना की। वृषण के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके अंदर ऐसी कौन-कौन सी कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं जिसके अंदर स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले इसका हम जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक ये अंडाकार संरचना होती है, जोड़ी में 2 पाई जाती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। ये बाहर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है। हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ी-सी गलती कर दी है, उसको आप थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा। आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वर्तित होकर 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती है। एक बाहर की झिल्ली होती है और एक अंदर की झिल्ली होती है। जो अंदर की झिल्ली होती है वो 200 से 250 कोष्ठों का निर्माण करती है एक वृषण के अंदर। शुक्र उसी के अंदर शुक्र जनन नलिकाओं की आंतरिक संरचना अब हम पढ़ेंगे। ये हमारे कोष्ठ होते हैं जो कि 200 से 250 होते हैं। इनके अंदर 1 से 3 शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं।
अरे कहाँ चली गई? आ जा, इसको बंद कर। पॉज करो यार। पॉज कैसे होता है ये? कट कर देगी, चलो कोई। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि शुक्र जो वृषण होते हैं वो सबसे पहले तो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनको शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारी बॉडी का तापमान होता है, वो शुक्राणु का निर्माण करने में जो है कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जिसके अंदर शुक्राणु बनते हैं। इसी वजह से ये उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। अब शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना कैसे होती है? वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो हमारा वृषण होता है, इसके अंदर 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है शुक्र जनन कोशिका, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जर्म सेल्स भी कहते हैं। दूसरा सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल्स। तीसरा अंतराली कोशिका, लीडिक सेल्स कहते हैं। इसके अंदर 1 से 3 शुक्र जनन की कोशिका पाई जाती है हर एक वृषण कोश के अंदर। अब पहला जो हम पढ़ेंगे, शुक्र जनन कोशिका। यह नर जननिक कोशिकाएं हैं जो अर्धसूत्रीय विभाजन करके, जो किसका विभाजन करके? अर्धसूत्रीय विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करती है। फिर आती है सर्टोली कोशिका। यह शारीरिक आकार की कोशिका होती है जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण प्रदान करती है। अब शुक्र जनन हो रहा है किसके अंदर? वृषण के अंदर। अब जब इसके अंदर, वृषण के अंदर कोश निर्माण हो रहा है शुक्राणुओं का, तो उसको पोषण भी चाहिए। तो जो पोषण देती है वो कोशिका होती है हमारी सर्टोली कोशिका। उसके बाद होती है अंतराली कोशिका, इसे हम लीड कोशिका भी कहते हैं। वृषण पाली में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली कोशिका पाई जाती है। इनमें कहीं कहीं छोटी छोटी कोशिकाएं होती है और कहीं कहीं बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं। अब छोटी वाली जो वाहिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें ही हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं। और ये किसका स्रावन करती है? ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है, जो कि मेल हार्मोन कहलाता है। उनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती हैं। प्रतिरक्षात्मक मतलब इम्यूनिटी भी प्रदान करती हैं। अब सहायक द्वितीयक अंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वृषण कोश। वृषण जिस थैलीनुमा संरचना के अंदर स्थित होता है उसे हम लोग वृषण कोश कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। और वृषण कोश हमेशा उदर गुहा के बाहर इसीलिए पाया जाता है क्योंकि इसको शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम चाहिए होता है, जिसके अंदर वो वृषण का निर्माण कर सके। अब दूसरा हमारा आता है अधिवृषण, जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। जब हमने एक इसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो आपका ये कुछ इस तरह से अधिवृषण पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा घुमा हुआ, बहुत ज्यादा कुंठित किया हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर किसका प्रोडक्शन, इसके अंदर किसका स्टोरेज हो रहा है? प्रोडक्शन तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है हमारा वृषण के अंदर। वृषण के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है, लेकिन यहाँ से बनने के बाद इनको मेच्योर भी होना है और इनको स्टोर भी होना है। तो यहाँ से बनने के बाद ये अधिवृषण में जाके ये मेच्योर भी होते हैं और स्टोर भी हो जाते हैं। और इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री कम भी होता है। अब अधिवृषण आया। शुक्र वाहिका वृषण से निकलकर वृषण के पक्ष सतह पर, पक्ष मतलब पीछे की सतह पर अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका है कि अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। कुंडलन मतलब बहुत ज्यादा इंटरविंग्ड स्ट्रक्चर होता है इसका।
और इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन भी होता है, जो कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि शुक्राणु बन भी रहे हैं वृषण के अंदर और फिर ये जा रहे हैं अधिवृषण के अंदर, स्टोर भी हो रहे हैं और इनका परिपक्व भी हो रहा है ये। शुक्रवाहक नलिका, अब शुक्राणु का बन गए, शुक्राणु परिपक्व भी हो गए, आगे अधिवशन में जाके स्टोर भी हो गए। अब वहां से इनको कब बाहर निकलना है? जब संभोग होगा तब ये बाहर निकलेंगे। तो शुक्रवाहक नलिका अधिवृषण के पश्च भाग से निकल के, मतलब अधिवृषण के पीछे के भाग से निकलकर शुक्रवाहक नलिका उधर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर तक लूप बनाती है। लूप बनाती है का मतलब है कि ये जो दो टेस्टिस होती है, यहाँ से अधिवृषण इकट्ठा होता है। जस्ट अ मिनट, पहले इसको रिमूव करें। ओके, ये आपके अधिवृषण थे। अब यहाँ पर अगर हम माने ये हमारा है मूत्राशय, तो ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर लेते हैं, मतलब एक पूरा लूप बनाते हैं और मूत्राशय से घूमता हुआ ये यहाँ पर आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, फिर ये हमारा आ जाता है शिशन। तो मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है, तो ये हमारी शुक्र नलिका है जो क्या करते हैं, मूत्राशय से घूमकर एक लूप बनाती है। रसखलन नलिका, उदर गुहा में शुक्राशय से निकलती एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है और यह दोनों मिलकर एक रसखलन नलिका का निर्माण करते हैं। फिर आता है हमारा शिश्न, यह बाह्य जननेंद्रिय है, मतलब बिल्कुल बाहर का जननांग है। शिश्न के रास्ते बाहर खुलती है और मूत्र नलिका से वीर्य व मूत्र दोनों का परिवहन करती है। लास्ट में हमारा आता है शुक्राशय, यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। वीर्य, वीर्य का मतलब होता है जिसके अंदर स्पर्म भी है और एक वाइट कलर का लिक्विड होता है। जो स्पर्म है वो तैरना जानते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, उनको ट्रेवल करने के लिए एक व्हाइट कलर का लिक्विड चाहिए होता है, जो कि हमारा कौन बनाता है? जो कि हमारा शुक्राशय बनाता है। तो इसीलिए जब आपका वीर्य होता है, जो आपका वीर्य है वो किसके बराबर है? हमारा शुक्राणु प्लस हमारा शुक्राणु प्लस सफेद दूधिया पदार्थ। एक सफेद दूधिया पदार्थ होता है जो कि जब वो मादा की योनि में एंट्री करता है तो उसको, शुक्राणु को भागने की गति प्रदान करता है और उसको वहां से ट्रेवल करके अंडाणु के पास ले जाने की गति प्रदान करता है। अब हमारी सहायक ग्रंथियां आ गई। अभी तक हम लोग सहायक अंग पढ़ रहे थे, अब हमारी सहायक ग्रंथियां आ गई। पहली होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरी होती है कॉपर्स ग्रंथि, तीसरी होती है हमारा टेस्टोस्टेरोन। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यह एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर रहती है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। वीर्य का मतलब आपको इससे पहले वाली स्लाइड में समझाया था। फिर आया हमारा कॉपर ग्रंथि, इसका स्रावण शिश्न में स्नेहन का कार्य करता है, यह एक जोड़ी होता है। कॉपर ग्रंथि से कुछ ऐसा एक लिक्विड निकलता है जो कि शिश्न को लुब्रिकेशन प्रदान करता है, जिससे कि शिश्न जो है ड्राई ना हो। टेस्टोस्टेरोन ये हमारा मेल हार्मोन होता है, यह नर हार्मोन है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है। अब इसके आगे हम लोग पूरा अंतराली कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नर जनन अंगों का विकास शुक्राणु परिपक्वन में सहायता करता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन होता है, अंतराली कोशिका से स्रावित होता है और नर जनन अंगों का विकास
जो आपके जब मेल आपके बड़े हो लड़के जब आपके बड़े हो रहे होते हैं धीरे-धीरे 13-14 साल के होते हैं, तो उनके अंदर क्या नाम है दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, आपके क्या नाम है आवाज़ का भारी होना, ये सारे के सारे ये सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं? ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन के रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती हैं। जब जिनका टेस्टोस्टेरोन जो है धीरे-धीरे स्रावित होने लगता है, तब मेल के अंदर बॉयज के अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं ड्यू टू द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब यहाँ हमारा जो है नर जनन तंत्र खत्म हो गया है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारे वृषण होते हैं उधर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसके इसके प्रोडक्शन के लिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए इसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। फिर हमारा टेस्टिस हमारे वृषण है, वृषण के ऊपर अधिवृषण है, अधिवृषण की जो शुक्र नलिकाएं होती है उनके द्वारा जो है शुक्राणु ट्रैवल करता है और शिश्न के द्वारा जो है ट्रैवल करता हुआ बाहर आता है। इसमें कुछ ग्रंथियां हमने पढ़ी, प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी, कॉपर ग्रंथि पढ़ी। प्रोस्टेट ग्रंथि एक पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन पढ़ा जो कि मेल हार्मोन होता है जिसकी वजह से आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, ये सारे के सारे काम होते हैं जब प्यूबर्टी आती है मेल के अंदर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री जनन तंत्र क्रिया के अतिरिक्त बहुत सारी मिस्टेक्स करी है। आप इसको सुधार कर लीजिए, मैं इसको लिख देती हूँ। स्त्री जनन तंत्र प्रक्रिया के अंतर भी कई कार्यों का निर्वहन करती है, जैसे निषेचन, भ्रूण का विकास, गर्भ धारण करना, दुग्ध पिलाना आदि। स्त्री जनन तंत्र के भी कुछ भाग होते हैं। इनमें मेल ऑर्गन जो होता है वो होता है हमारा ओवरी। उसके बाद कुछ सहायक अंग भी होते हैं इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं अंडवाहिनियां, ओविडक्ट, यूटेरस, गर्भाशय, सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा और वेजाइना, जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। अब हम लोग स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये स्त्री जनन तंत्र का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो मादा युग्मक मतलब अंड का निर्माण कर रहा है और स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन भी करता है। जो हमने मेल्स में पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन, वो मेल हार्मोन था। अब इसके अंदर फीमेल हार्मोन्स होते हैं। उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है। फीमेल्स के अंदर भी इसी तरह के 3-4 हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि आपका ओवरी से आपके अंडाशय से अंड का अंडाणु का निर्माण करता है, उसको ट्रैवल कराता है, उसे परिपक्व करता है। फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपका जो ब्रेस्ट होता है, उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करता है, मिल्क बनाता है, ये सब काम करता है। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। उदर के नीचे दोनों एक-एक अंडाशय एक जोड़ी में पाए जाते हैं। उधर हमने पढ़ा था टेस्टिस, वो भी एक-एक जोड़ी था और इधर हम पढ़ रहे हैं ओवरी अंडाशय, ये भी एक-एक जोड़ी है जो कि उदर के नीचे पाया जाता है, लेकिन शरीर के अंदर ही होता है। प्रत्येक अंडाशय में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की, जो हम बादाम खाते हैं उसके आकार की एक संरचना होती है जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। अब यह जो श्रेणी भित्ति होती है मतलब हमारी जो पेल्विक वॉल होती है उससे एक लिगामेंट के द्वारा जो है फिक्स रहती है। अंडाशय की आंतरिक संरचना, अगर हम अंडाशय की आंतरिक संरचना देखें तो एक बाहर का स्ट्रक्चर होता है जो कि जर्माइनल एपिथेलियम का बना रहता है, जो कि जर्म सेल का प्रोडक्शन कर रहा है और अंदर का आपका कोर्टेक्स पाया जाता है।
अब अगर हम लोग एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर 2 ओवरी होती हैं, जो कि लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वॉल से चिपकी रहती है। आप लोग लिगामेंट जानते होंगे सब लोग। फिर उसके अंदर अंडाशय के अंदर क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहे हैं। अंडाणु बनने के बाद एक ये आपकी बिल्कुल उंगलियों की तरह संरचना होती है, लाइक अवर फिंगर्स। इस तरह से संरचना होती है, जो कि हिलती रहती है, ट्रेवल करती रहती है, जिसके द्वारा जो है अंडाणु जब बनता है और वो ट्रेवल करता है आपका पूरा अंडवाहिनियों के द्वारा, और फिर यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर आता है। ये इसके बाद हमारी जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अंडवाहिनियां। मतलब यहाँ से अंडाणु ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, एक रास्ता है इसका। यहाँ से ट्रेवल करने के बाद ये आपका ये गर्भाशय होता है। इसके अंदर आके जब स्पर्म आता है तो इसके अंदर आके वो चिप फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा एग होता है वो ट्रेवल करता हुआ आता है और इस वॉल पे, बाहर की वॉल पे आके चिपक जाता है। इस वॉल की 3 लेयर होती है। जो हमारा यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर होती हैं, 3 भित्तियां पाई जाती हैं। पहली होती है हमारी पेरीमेट्रियम। पहली होती है हमारी पेरीमेट्रियम। दूसरी ये वाली जो होती है, ये होती है हमारी मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की होती है वो होती है हमारी एंडोमेट्रियम। जब भी प्रसव होता है, जब प्रसव होता है, पैर्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी होनी होती है, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है हमारा मायोमेट्रियम के अंदर। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ से जो है स्पर्म ट्रेवल करके जाता है और जाके जो है अंडाणु से मिलता है, और वहां पर निषेचन होता है। निषेचन के बाद ये जो अंडाणु है ये आता है और यहाँ एंडोमेट्रियम से आके चिपक जाता है। पहले 3 महीने तक ये यहाँ चिपका रहता है और इसी से पोषण प्रदान करता है और बड़ा होता है। लेकिन चौथे महीने के बाद यहाँ पर प्लेसेंटा का बनना शुरू हो जाता है, और वो प्लेसेंटा, अब हम लोग महिला जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ रहे थे। तो प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर से पतली जनन एपिथेलियम से घिरी रहती है, जिसके अंदर जो है स्ट्रोमा पाया जाता है। जो बाहर का एरिया होता है उसे हम लोग परिधीय कहते हैं, और जो अंदर का होता है उसे हम केंद्रीय कहते हैं। परिधीय को हम कॉर्टेक्स और अंदर को हम मेड्यूला कहते हैं, जहां पर अंडाणु का प्रोडक्शन हो रहा है, अंडाणु बन रहे हैं। अंडाशय के मेड्यूला भाग में अनेक अंडाकार गोल रचनाएं बिखरी रहती हैं। जो हमारा अंडाशय होता है उसके अंदर बहुत सारी अंडाकार संरचनाएं जो है घिरी रहती हैं। इन्हें हम प्राथमिक फॉलिकल्स भी कहते हैं। इनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स भी कहते हैं, या अंडाशय पुटिकाएं इनको हम हिंदी में कहते हैं। प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती हैं। जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, ये जब परिपक्व हो जाती हैं तब ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक अंग। अभी जो मुख्य अंग था फीमेल के अंदर वो था अंडाणु, अंडाशय, जिसके अंदर अंडाणु बन रहे हैं। अब इसके भी कुछ सहायक अंग होते हैं कि किसके द्वारा जो है अंडाशय से अंडाणु निकल के कैसे ट्रेवल होके जाता है और गर्भाशय तक कैसे पहुंचता है। तो उसके लिए कुछ सहायक अंगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहले है हमारी अंडवाहिनियां। 2 अंडवाहिनियां पाई जाती हैं, जो प्रत्येक अंडाशय से निकल के गर्भाशय की ओर जाती हैं। एक जोड़ी होती है पेशीय व नलिका नलिका आकार की होती है, मतलब मसल्स की बनी होती है, और पतली सी ट्यूब के तरह की स्ट्रक्चर होता है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पक्षनाभि एपिथेलियम से सरत रहती है, मतलब कॉलुमिनार एपिथेलियम से ये बने होते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी में 3 भाग पाए जाते हैं। जो अंडवाहिनी होती है उनमें 3 भाग पाए जाते हैं। आपको जरा बना के दिखाते हैं।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अंडवाहिनियों का। मैं एक तरह का एक बार का जो है, चलिए आपको दोनों का दिखा देते हैं। ये लिगामेंट के द्वारा जो है इससे फिक्स रहता है, पेल्विक वॉल से, पेल्विक गुहा से लिगामेंट के द्वारा फिक्स रहता है। अब जो हमारे, ये तो हमारे अंडाशय हैं, ये हमारे दो अंडाशय होते हैं। अब इस अंडाशय से कैसे जो है अंडाणु बाहर निकल के और यहाँ तक गर्भाशय तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए सहायक अंगों की जरूरत पड़ती है, जो कि पहला होता है हमारा ये, इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है कीपक, दूसरा होता है तुम्बिका और तीसरा होता है संकीर्ण पथ, जिसे हम इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस कहते हैं। ये हमारा इनफंडिबुलम कहलाता है, कीपक कहलाता है। इतना भाग हमारा एम्पुला कहलाता है और ये हमारा इस्थमस कहलाता है। संकीर्ण पथ या इस्थमस इसको हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग संकीर्ण पथ या इस्थमस कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, जो हमारा ओवरी डक्ट होती है, जो हमारी अंडवाहिनियां होती हैं, उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा कीपक, दूसरा होता है हमारा तुम्बिका जिसे हम एम्पुला कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा संकीर्ण पथ। अब इसके बाद ट्रेवल करके कौन आ गया, हमारा जो अंडाणु है वो ट्रेवल करके आपका आ गया कहाँ, गर्भाशय के अंदर। अब गर्भाशय, गर्भाशय क्या होता है, मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है। मतलब मादा के अंदर एक गर्भाशय पाया जाता है, अंडाशय दो पाए जाते हैं, अंडवाहिनियां दो पाई जाती हैं, लेकिन गर्भाशय एक पाया जाता है, जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, खोखला होता है अंदर से, पेशीय होता है। इसकी रक्त की, इसके अंदर जो है रक्त की बहुत सारी प्रचुर मात्रा होती है, रक्त इसके अंदर बहुत होता है। यह भी, देखिए आपका ये बहुत मिस्टेक हुई है इसके अंदर भी। यह भी एक झिल्ली से घिरा रहता है और लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। ये भी जो है झिल्ली से घिरा रहता है और लिगामेंट के द्वारा चिपका रहता है पेल्विक वॉल से हमारी। और गर्भाशय इसी को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। चलिए, अब गर्भाशय भित्ति के भी तीन स्तर होते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि गर्भाशय भित्ति के भी तीन स्तर होते हैं। पहला होता है पतला झिल्लीमय, जिसे हम परिगर्भाशय कहते हैं, और दूसरा होता है मध्य, जिसे हम गर्भाशय पेशी स्तर मध्य कहते हैं। तीसरा होता है आंतरिक ग्रंथि स्तर, जिसे हम अंतः स्तर कहते हैं। ये हमारा एंडोमेट्रियम कहलाता है। ये हमारा मायोमेट्रियम कहलाता है। ये हमारा पेरीमेट्रियम कहलाता है। पेरीमेट्रियम सबसे ज्यादा पतला होता है, मतलब जो सबसे परिगर्भाशय, जो बाहर की लेयर होती है वो सबसे ज्यादा पतली होती है, अंदर बीच की लेयर बहुत मोटी होती है और अंदर की लेयर बिल्कुल झिल्लीनुमा होती है। अब आया हमारा योनि। गर्भाशय पतली ग्रीवा,
गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। योनि मैथुन के समय से पुरुष से वीर्य ग्रहण करके करने का कार्य करती है। अगर पूछा जाए योनि का कार्य क्या होता है, तो जब मैथुन होता है तब जो है आपका शिश्न से शुक्राणुओं का निकलना होता है और वो योनि के द्वारा जो है गर्भाशय के अंदर जाते हैं शुक्राणु। अब हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन, स्त्री में बृहत ओष्ठ, लघु ओष्ठ, हाइमेन, भगशेष, स्त्री के कुछ बाहु जननांग है, मतलब बाहरिक जननांग है जो कि स्त्री के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम इस स्लाइड में पढ़ने की कोशिश करते हैं, चलिए। एक आपका ये बाहर का सबसे अंग पाया जाता है जिसे कि हम लोग, चलिए अब हम लोग योनि और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फीमेल का बाह्य अंग, जननांग। आपका कुछ फीमेल का बाह्य जननांग इस तरह से देखने को लगता है, जिसके अंदर एक सबसे बाहर की बहुत फैटी लेयर होती है जिसके ऊपर जो है हेयर पाए जाते हैं। उसके ऊपर आपका एक बाह्य ओष्ठ पाया जाता है जिसे हम बृहद ओष्ठ कहते हैं। उसके नीचे जो है आपका लघु ओष्ठ पाया जाता है। फिर आपका भग पाया जाता है जिसे हम वल्वा कहते हैं, और हाइमेन पाया जाता है। उसके ऊपर आपका एक भगशेष पाया जाता है जो कि फीमेल का क्लाइटोरिस कहलाता है, और जो कि मेल के पेनिस के एनालॉगस या होमोलॉगस स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो भी एक स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसके बाद आपके आता है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और होप आप लोगों को समझ आया हो मेरा बताना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, नमस्कार।